दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सर ने आज इकोनॉमी की वीडियो नहीं दी। आप लोग घबराइए मत, क्योंकि वो जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर है और लेंदी टॉपिक है। एग्रीकल्चर दिया है, खाद्य सुरक्षा दिया है, भारत में कृषि वगैरह, तो 2-3 क्लासेस का चैप्टर है। तो उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पाया उसको बनाने का, उसको उस पर काम करने का। तो जैसे सैटरडे है, कल छुट्टी रहती है, तो मैं वो टॉपिक बना के मंडे से आपको इकोनॉमी की वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद में आपको उत्तराखंड, फिर मैं पॉलिटी की क्लास दूंगा। आपका समय खराब न जाए, इसलिए हमने पढ़ना तो है ही है, आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे ये बताना ही पड़ता। तो उसको मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत कीजिए, सफल होना निश्चित है। और खुश रह के पढ़ना है, पहली बात बता रहा हूँ। ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस संडे भी आपका लाइव क्विज होगा, और लेकिन लाइव क्विज इस बार जो हम रखेंगे वो रैंडम रखेंगे उत्तराखंड। आप पढ़िए जितना पढ़ना है आपको, परीक्षावाणी वगैरह, लेकिन मैं क्वेश्चन रैंडम पूछूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन पूछूंगा। और आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है, जो नहीं आएगा उसको नोट कर लेना। लगभग 100 क्वेश्चन पूछूंगा। 4 बजे आपको संडे लाइव क्विज में आना ही होगा, ठीक है। तभी हमारा काम सफल हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। और उसके अंदर जो 2 पार्ट हमने बेसिकली देखने हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो बताऊंगा मैं आपको। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। इंजॉय करते हुए आप लोग पढ़ेंगे, कोई नहीं भी होगा साथ तो मैं तो हूँ पढ़ाने वाला। घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। जितना आप लोगों को मुझसे पूछना होगा पूछ सकते हैं। लाइफ के विभिन्न पहलुओं पे आपको अगर जो भी सुझाव चाहिए होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हेलो का रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, अभी बहुत से लोग कहते हैं सर आप बहुत क्यूट हो, अब इसका क्या रिप्लाई दिया जाएगा बताओ। भारतीय संसद, ठीक है। हेडिंग डालनी है आपको, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक। अब देखिए, इसको पढ़ने में जो मजा है वो तो बेसिकली बहुत से टॉपिकों में नहीं है। आपको यहाँ से कई चीजें समझ आने लग जाएंगी। हम देखेंगे कि क्या चीज है। देखिए, हमने क्या पढ़ा इससे पहले, कार्यपालिका पढ़ा, किसकी, केंद्र की, सेंटर की, जहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट होती है। राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ी, और एक हमने क्या पढ़ा, महान्यायवादी पढ़ा। लास्ट सेशन में किसी ने मुझसे एक मैसेज पूछा था, सर कोरोना के टाइम पे किस में कहाँ सलाहकार विदेश मामलों में, ऐसे नहीं देता है महान्यायवादी सलाह। महान्यायवादी सिर्फ एक वैधिक सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, जहाँ पे कानून का पेच फंस रहा होता है, यानी न्यायालय के जहाँ मामले आते हैं, कानून से संबंधित जो मामले होते हैं वहाँ सलाह देता है। यानी सरकार का वो वकील है और कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा वकील होता है सरकार का विधि सलाहकार है। अब ऐसा नहीं कि विदेश मामलों में आप महान्यायवादी से सलाह लें या बजट में महान्यायवादी से सलाह लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ कानूनी सलाहकार है। देखिए, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट हमने पढ़ना है। और ये क्या होती है, आप सिंपल से बात समझिए, एक कानून बनाने वाली बॉडी। भारत में कानून बनाने वाले सबसे उच्च जो बॉडी होती है, सबसे बड़ी जो संस्था होती है, उसको भारतीय संसद बोलते हैं। अब इसके 2 हाउस होते हैं, यानी हाउस मतलब एक प्रकार का, जैसे ये है एक बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, बहुत बड़ी, यहाँ कुछ लोग बैठते हैं, ठीक है। एक का नाम ये होगा, दूसरी ऐसी एक बिल्डिंग होगी, यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, संसद बोलते हैं। और इसमें एक का हिस्सा है किसका, लोकसभा का, एक है राज्यसभा का, और इन्हीं के साथ तीसरा जो होता है मेन, वो होता है राष्ट्रपति। तो इन पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम अपनाया। हमने कहा कानून बनाने वाली एक संस्था तो होनी चाहिए इस देश में, जिसका काम होगा कानून बनाने का, और वो सबसे बड़ी संस्था होगी। तो जितने भी आपके कानून बनाते हैं वो बनाने वाली संस्था कौन है, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। और इसके 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संसद पे आपने यहां लिखोगे आर्टिकल 79 में वर्णन, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आर्टिकल 79 में इसका क्या है, वर्णन किया गया कि हाँ एक संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, कानून बनाने वाली सबसे ऊंची संस्था है। और कहाँ पे होगी, लेकिन संघ के स्तर पे, यानी केंद्र सरकार के स्तर पे। जैसे राज्य होते हैं, राज्यों में जो संसद होती है उसको बोलते हैं विधानमंडल या विधानसभा। कहीं कहीं है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर बनते हैं विधानमंडल। मैं आऊँगा टॉपिक पे, परेशान मत होना। लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है उसको बोलते हैं भारतीय संसद, जिसका वर्णन
वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये संघ के स्तर पे होती है और केंद्र स्तर पे या संघ स्तर पे कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, संघ स्तर पे और केंद्र का विधायी अंग होता है। संघ मतलब यूनियन, ठीक है, केंद्र के स्तर पे यानी संघ स्तर पे, और केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। या विधायी अंग मतलब जो कानून बनाने का काम करता है, केंद्र का विधायी अंग, विधायी मतलब जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, विधायी अंग होता है। अब देखिए इसमें आप लोगों को जो समझना है, इसके बेसिकली 3 अंग होते हैं, याद रखना, यही आपसे पूछा जाता है पेपर में। संसद के कितने अंग होते हैं, कितनी बॉडी होती है, इसके 3 अंग होते हैं, आप याद रखना। ठीक है, और वो 3 जो अंग हैं वो कौन कौन होते हैं वही आपने देखने हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। यानी संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं राष्ट्रपति, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा और तीसरे को बोलते हैं लोकसभा। यानी संसद कितने अंगों से मिलकर बनी होती है, अगर आपसे कभी पूछता है आप बता देना सीधा सीधा 3 अंग। राष्ट्रपति से होगा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा यानी आप जिसको संसद 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 बोलते हो वो इन तीनों का मिला जुला रूप है, जिसको आप पार्लियामेंट बोलते हो। और इस पार्लियामेंट के अलग अलग हाउस होते हैं, अलग अलग एक प्रकार के घर होते हैं जहां लोगों को बैठाया जाता है। वो कौन लोग होते हैं हम उसमें आएंगे। एक में राज्यसभा होता है, यहाँ भी लोग होते हैं, एक लोकसभा होता है, यहाँ भी लोग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है। इन तीनों को मिला के जो चीज बनती है उसको भारतीय संसद बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय संसद कितनों से मिलकर बनी होती है, कितने अंग होते हैं, आप सीधे सीधे बताएंगे 3 अंग। 2 मत करके आना, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति भी उसका पार्ट होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका सीधा सीधा वर्णन किया गया। अब ये कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वो तो हमारा टॉपिक है ही है। ठीक है, ये आप लोग देखिए। और संघ के स्तर पर केंद्र का विधायी अंग होता है, यानी केंद्र का जो कानूनी बनाने वाली बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी होती है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। और आर्टिकल 79 में इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अब जो राज्यसभा होता है ये संसद का उच्च सदन होता है, यानी अपर हाउस जिसको बोलते हैं, उच्च सदन। इसके नीचे आपने लिखना है संसद का ये क्या होता है, उच्च सदन होता है। यानी अपर हाउस कौन होता है, राज्यसभा होता है। जबकि लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन यानी लोअर हाउस। अब निम्न और अपर क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो राज्यसभा है इसका कभी भी विघटन नहीं होता, यानी डिसॉल्व नहीं होती है। मैं आऊंगा इस पे भी। डिसॉल्व का मतलब है कभी भंग नहीं होगी, ये सदैव चलते रहने वाली बॉडी है। अब आप कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है राज्यसभा का। देखिए यहाँ जो लोग चुन के भेजे जाते हैं ना, वहां हमेशा कोई ना कोई रहता है। एकदम से सब रिटायरमेंट या एकदम से सब कार्यकाल सबका खत्म नहीं होता है। उन सदस्यों का जो इसमें भेजे जाते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। याद रखना, राज्यसभा तो सदैव चलने वाली, जैसे लोकसभा का एक बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन वो कभी भी विघटित हो सकती है। राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। बहुत से लोग क्वेश्चन गलत कर आते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष लगा के आते हैं। 6 वर्ष नहीं होता। राज्यसभा एक अविघटित संस्था है, कभी भी विघटन नहीं होता। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। तो ये क्यों अगर उच्च सदन कहा गया, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। इसमें लिखो यानी विघटन नहीं होता। जबकि इसका क्या हो जाता है, विघटन होता है। किसका, लोकसभा का। लोकसभा के नीचे लिखो विघटन होता है, इसीलिए कहा गया। ठीक है, और इसका जो आप इसके नीचे लिखोगे उच्च सदन विघटन नहीं, और ये होता है स्थायी सदन, यानी परमानेंट होता है, नॉन परमानेंट नहीं, स्थायी सदन। और ये होता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। ठीक है, देखिए ऐसे आप लोगों ने लिखना है। तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा सदन का उच्च, संसद का उच्च सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता, ये एक स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है, इसका विघटन होता है, और ये अपने आप में अस्थायी सदन है। अब देखो दोनों की मीनिंग समझाता हूं। विघटन नहीं होने का क्या मतलब है, वैसे टॉपिक भी है। अब देखियो राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल में, हर 2 साल में, यानी हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। यानी हर 2 साल में कितने होंगे, 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। अब देखिए टोटल कितना होता है, ये 1/3 है। 1/3 के बाद 1/3 आएगा, 2/3, फिर 1/3 आएगा, तो कंप्लीट एक यूनिट बनेगी। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 4 साल में कितने रिटायर हो जाएंगे, 2/3। जब ये 2/3 रिटायर होंगे तो इस 2 साल में जब ये 1/3 रिटायर हो रहे होंगे तो नए 1/3 और भी तो आएंगे।
जैसे 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, हर 2 साल में कुछ सदस्य रिटायर होंगे, उन 2 को भरने के लिए कुछ नए आएंगे, उनका जो नए आए हैं उनका तो 6 होगा ना, तो उसके 2 साल बाद नेक्स्ट 1 तिहाई रिटायर होंगे तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर 2 साल बाद 1 तिहाई और रिटायर होंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। तो ये चलते रहने वाली प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए इसका विघटन नहीं होता और ये परमानेंट रहती है। जबकि लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को हम खुद चुन के भेजते हैं और उनका एक टाइम बाद जब वो सत्ता पे, जैसे मतलब बहुमत नहीं मिला किसी पार्टी को, प्रधानमंत्री वगैरह की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्टी गिर जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, अभी मैं आऊंगा इस टॉपिक में। तीसरा आता है आपका राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखना, संसद का सदस्य तो नहीं होता किसी भी संसद का, लेकिन उसका अभिन्न अंग है, यानी उसका एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति के आप इतना नोट करने के बाद राष्ट्रपति आप उसी के नीचे लिखोगे, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इधर को लिख रहा हूं। देखिए राष्ट्रपति के बारे में आपने क्या लिखना है, किसी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही संसद में बैठता है। किसी सदन का यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं, किसी सदन, ब्रैकेट में लिखो लोकसभा प्लस राज्यसभा का सदस्य नहीं, का सदस्य नहीं होता और न ही संसद में बैठता है, न ही सदन में बैठता है या संसद में, जहां भी लिखते हो, ठीक है, न ही संसद में बैठता है, यानी ऐसा नहीं कि संसद में अंदर जाके बैठा होगा, न ही संसद में बैठता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन याद रखना कि ये संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी संसद का एक ऐसा पार्ट होता है इस संसद का जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक कानून नहीं कहलाता जब तक राष्ट्रपति उसको स्वीकृति न दे, यानी सदन ने, दोनों सदनों ने पास किया, फाइनली उसको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है और जब तक राष्ट्रपति उसको मंजूरी नहीं देगा वो कानून नहीं बन सकता। हालांकि राष्ट्रपति मजबूर है उसको मंजूरी देने के लिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राष्ट्रपति को कोई कानून जाता है तो एक बार उसके पास ऑप्शन है कि आप दोबारा उस पर विचार कर लीजिए, वो भेज देगा, लेकिन अगर दोबारा विचार करने के बाद ज्यों का त्यों भेज दिया राष्ट्रपति के बाद तो उसको साइन करने होते हैं। तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न ही संसद में बैठता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, लिखो, लेकिन संसद का अभिन्न अंग, अभिन्न मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है, जो भिन्न नहीं है, अभिन्न अंग होता है, अंग होता है, ठीक है। अब इसी के नीचे लिखोगे क्यों आखिर अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए, यानी संसद के द्वारा बनाए गए बिल को या विधेयक को तब तक मंजूरी नहीं, कानून की मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक उसमें राष्ट्रपति साइन नहीं कर लेता है, ठीक है। तो उसी के नीचे आपने क्या लिखना है, अभिन्न अंग के बाद सीधे सीधे लिखो क्योंकि किसी भी पारित विधेयक को, क्योंकि किसी भी पारित विधेयक को तब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं देगा। किसी भी पारित विधेयक को तब तक कानून नहीं माना जाएगा, तब तक कानून नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति न दे, राष्ट्रपति स्वीकृति न दे, ऐसी पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति से स्वीकृति न दे। यानी कोई भी विधेयक, विधेयक क्या होता है, बिल होता है, एक ड्राफ्ट होता है, कानून बनने से पहले उसको विधेयक बोला जाता है। जब उसमें तीनों, लोकसभा ने, राज्यसभा ने और राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो कानून नहीं बन सकता, इसीलिए वो क्या है, अपने आप में एक प्रकार का राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखना राष्ट्रपति का कितना महत्वपूर्ण रोल है, मैंने आपको बताया था। तो आप लोग लिखोगे, जैसे आपने जो राष्ट्रपति लिखा है उसी के नीचे लिखोगे अन्य, इसका क्या महत्व है। ये क्या करता है, जो संसद होती है, यानी जो सदन होते हैं, सदन का सत्र बुलाने का काम करता है, यानी कि आओ भाई सदन शुरू करो, संचालन करो इसके कार्यों का, सत्र को बुलाएगा। अब सत्र क्या होता है, सेशन, जैसे बजट का सेशन होता है, मानसून का सेशन होता है, मॉनसून सेशन अब चलेगा, और ऐसी एक शीतकालीन सेशन होता है। 3 सेशन होते हैं एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, तो इनको बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, सदन का सत्र आहूत कौन कर सकता है, आप शब्द ही ऐसा लिखा है संसद ने, ठीक है, सदन का सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत, सत्र आहूत के नीचे आप लोग हाईलाइट कर देना ताकि ये समझ आएगा कि बुलाने का काम यही करता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना बुलाना, जिसको टर्मिनोलॉजी टफ लग रही होगी। दूसरा, किसी भी सत्र को एंड कर सकता है, सत्रावसान, सत्र का अवसान हो गया, जैसे बजट सेशन खत्म हो गया, राष्ट्रपति करवाएगा, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, राष्ट्रपति करवाएगा, शीतकालीन सेशन खत्म हो गया, राष्ट्रपति, यानी सत्रावसान लिखा होगा और उसको भी हाईलाइट करना, सत्रावसान,
सत्रावसान भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। जबकि तीसरी चीज होती है लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भी किसको है? राष्ट्रपति के पास है, जबकि वो प्रधानमंत्री की भले ही सलाह पे करे, ठीक है। लोकसभा का विघटन, राज्यसभा का नहीं होता विघटन, ठीक है। लोकसभा का विघटन भी कौन कर सकता है? अपने आप में राष्ट्रपति। और चौथा काम होता है अध्यादेश भी जारी करता है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अब आप कहोगे सर अध्यादेश क्या होता है? ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 123, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। अध्यादेश भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, आर्टिकल 123। अध्यादेश कुछ नहीं होता जब संसद सत्र में नहीं होती है, यानी जैसे 3 सेशन होते हैं, अभी कोई सेशन नहीं चल रहा, अभी तो संसद का सत्र चल ही नहीं रहा, वहां बैठक हो ही नहीं हुई, तो उस कंडीशन में अचानक किसी कानून को बनाने की जरूरत हो गई, तो संविधान ने राष्ट्रपति को एक पावर दी है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे, एक अध्यादेश जारी कर दे, जो डिक्टो कानून की तरह होगा, उसकी सारी वैल्यू ऐसी होगी जैसे कि एक कानून होता है, प्रॉपर कानून होता है, उसी को अध्यादेश बोलते हैं। ये टॉपिक दिया है, जब अध्यादेश आएगा कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसीलिए देखो संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, उसको ये शक्तियां क्या हुई हैं? संविधान ने प्रोवाइड करा रखी है। तो आपको ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, संसद का सत्र आहूत कौन कर सकता है? संसद का सत्रावसान कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? सबका, सभी का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। वहां बेहोश मत होकर आना, ठीक है। अब देखिए हमने जो व्यवस्था अपनाई है अपने देश में, वो हमने अपनाई है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली अपना रखी है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है वो भी टॉपिक है आपका। उसमें 2 सदन होते हैं, उसमें एक निम्न सदन होता है, अपर हाउस होता है। निम्न सदन को लोग चुनते हैं, अपर हाउस राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, कानून बनाने की शक्ति होती है। उसमें एक मुख्य कार्यपालिका होती है जिसका मेन प्रधानमंत्री होता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसमें राष्ट्रपति होता है। सब संसदीय व्यवस्था के गुण हैं। तो हमने जो व्यवस्था अपनाई है, इसमें लिखो संसदीय व्यवस्था, इसी का एक अन्य नाम है संसदीय व्यवस्था। इस संसदीय व्यवस्था का एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्ट्रियल प्रणाली, यानी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली इसी का नाम है। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी कौन सी प्रणाली संसदीय प्रणाली के नाम से भी जानी जाती, मतलब किस संसदीय प्रणाली का अन्य नाम पूछता है तो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। ये ब्रिटेन से ली थी हमने। वेस्टमिनिस्टर यानी वेस्ट में ऐसा चलता है, पश्चिमी देशों में, ब्रिटेन में, तो इसलिए वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी इसको कहा जाता है। अब देखिए हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से प्रभावित, लिखो यहाँ पे लिखो ब्रिटेन से प्रभावित, ब्रिटेन से प्रभावित। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है संसदीय प्रणाली हमारे देश की किस देश से प्रभावित है, आप सीधे सीधे बता देना कि ब्रिटेन से प्रभावित है। क्यों ब्रिटेन से प्रभावित है? आप लोग देखिए हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में भी क्या होता है? एक राजा होता है या एक रानी होती है जिसको आप लोग सीधे सीधे ताज बोलते हैं, यानी क्राउन बोलते हैं, ठीक है। वहां ऐसे राष्ट्रपति की तरह कठपुतली जो होता है वो ताज होता है, ब्रैकेट में राजा ऑब्लिक रानी कर दो। दूसरा, जैसे हमारे वहां अपर हाउस होता है राज्यसभा, इनके वहां भी होता है जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? हाउस ऑफ लॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड किस देश की संसद का उच्च सदन है? हाउस ऑफ लॉर्ड, ब्रैकेट में लिखो उच्च सदन। जैसे हमारे वहां लोकसभा है निम्न सदन, इस देश में क्या है? निम्न सदन को बोलते हैं अपने आप में हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन किसको बोलते हैं? निम्न सदन। तो हाउस ऑफ कॉमन लिख लीजिए इसको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाउस ऑफ कॉमन इसको बोला जाता है निम्न सदन, जैसे यहाँ लोकसभा है, ठीक है। ये ब्रिटेन में है। तो हमने इसी से सीखा, हमने यही प्रणाली अपनाई। हमने जैसे वहाँ ताज राजा रानी था, हम ब्रिटेन के गुलाम थे इतने सालों तक, 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, हमने वही सीख ली। हमने राजा रानी की तरह यहाँ राष्ट्रपति बना दिया। हमने वहाँ लोकसभा था, मतलब वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड था, हमने यहाँ उच्च सदन के रूप में राज्यसभा के रूप में बना दिया। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन था, वहाँ हमने यहाँ निम्न सदन के रूप में किसको बना दिया? लोकसभा को बना दिया। और इसी प्रकार से अगर आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है। वहां संसद के यहाँ 3 अंग हैं भारत की तरह, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में मेन शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वो वहां की संसद का अभिन्न अंग नहीं है। तो अमेरिका लिखोगे आप, अमेरिका में क्या सिस्टम है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है। अमेरिका की जो संसद है, किसकी? अमेरिका की जो संसद है उसको बोला जाता है कांग्रेस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो कांग्रेस। की जो संसद है उसको बोला जाता है कांग्रेस। क्या बोला जाता है? कांग्रेस। तो कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस देश की संसद कांग्रेस कहलाती है? अमेरिका की। अब यहां भी 2 हाउस हैं होने को, जैसे हमारे यहां संसद बोलते हो, इसको क्या बोलोगे? कांग्रेस। अमेरिका में यहां भी 2 सदन है, एक को बोला जाता है सीनेट और एक को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक को क्या बोला जाता है? सीनेट,
ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं इधर का, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए एक को क्या बोला जाता है वहां, सीनेट बोला जाता है। सीनेट का मतलब इधर लिख देता हूं, देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो सदन है, अमेरिका यानी इसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। और यहाँ जो उच्च सदन है उसको बोला जाता है सीनेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस देश के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, उच्च सदन। और यहाँ का जो निम्न सदन है, लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखो निम्न सदन, निम्न सदन कांग्रेस। ठीक है, वहां संसद यानी वहां की कांग्रेस इन दो से ही मिलकर बनी होती है, जबकि राष्ट्रपति इसका पार्ट नहीं होता, राष्ट्रपति इससे भिन्न होता है। तो आप इसके नीचे लिखो राष्ट्रपति इसका हिस्सा नहीं होता है अमेरिका में। ठीक है, राष्ट्र अब वहां ये क्यों ऐसा होता है, अब ये अलग टॉपिक है, यहाँ बताना सही नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति अलग चीज होती है जहां हम कंपैरिजन करते हैं। राष्ट्रपति हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति इसका हिस्सा नहीं होगा। तो हम किससे प्रभावित हैं, ब्रिटेन से, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है संसदीय प्रणाली वो ब्रिटेन की तरह है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक नोट करके लिखो संसदीय शासन व्यवस्था में, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में पूरा लिखना, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका यानी जो काम करती एग्जीक्यूटिव, अभी कार्यपालिका कौन हुई, मोदी सरकार, और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो पूरा कार्यपालिका के अंदर आएगा। जबकि अभी विधायिका कौन हुई, पूरा कलेक्टिवली जो लोकसभा और राज्यसभा है उसको पूरा विधायिका बोलेंगे, और राष्ट्रपति को। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है, विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि कार्यपालिका और विधायिका किस प्रकार से संबंधित रहते हैं संसदीय व्यवस्था में। तो ये एक प्रकार के एक दूसरे पे बहुत हद तक डिपेंड रहते हैं, चेक एंड बैलेंस का सूत्र। क्यों ऐसा होगा, देखो विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, उसको लागू कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका कोई गलत काम करती है, जवाबदेही किसके प्रति होगा, रिस्पॉन्सिबल विधायिका के प्रति होगा। तो बेसिकली क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपका भारतीय संसद के बारे में। अब आता है अगला, इसके जो सदन होते हैं जैसे राज्यसभा, लोकसभा। तो हेडिंग डालिए राज्यसभा की संरचना। क्या लिखोगे, राज्यसभा की संरचना, और इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए राज्यसभा की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है इसका, राज्यसभा की संरचना, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्टिकल 80 और आर्टिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे मिलके बनते हैं। अब आप इतना तो समझ गए कि ये अपने आप में क्या है, उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है हमारी पार्लियामेंट का, हमारी संसद का। अब इसके अंदर लोग कौन होंगे, कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, वो आपको बताता हूं। यानी संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर बैठे कौन होंगे। इसके अंदर हमारे संविधान ने बताया है कि अधिकतम आप 250 मेंबर इसके अंदर रख सकते हो। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अगर कभी पूछता है, दोनों में डिफरेंट है। देखो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं पूछेगा आपसे, तो आप बता देना 250 हो सकते हैं। ठीक है नहीं वो अलग चीज है। अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, ध्यान रखना। और इसमें से कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, देखो 12 मेंबर तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। लिखो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, यानी राष्ट्रपति का इसमें पावर होती है राष्ट्रपति को कि 12 मेंबर या 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जबकि 238 सदस्य 238 मेंबर जो है कहां से चुन के आते हैं, राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र से। यानी जो अलग अलग स्टेट है हमारे देश में, यूपी, बिहार वगैरह, सबकी सीटों का निर्धारण किया गया कि इस राज्य को कितनी सीटें हैं, और उसी राज्य प्लस जितने यूटी हैं संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य बेसिकली दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, से चुन के आते हैं 238। तो 238 में 12 जोड़ो कितना हो गया, 250। तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं पूछेगा, तो आप सीधे बताना है 250। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति कितने सदस्य चुन सकता है, आप बताना है 12। आपसे पूछेगा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कुल कितने आ सकते हैं, 238 सकते हैं कह रहा हूं। ठीक है, और ये 238 मैंने आपको एक अनुसूची पढ़ाई थी, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल जो जिसमें बढ़ाया था, उसमें 4th जो शेड्यूल था
उसमें मेंशन कर रखा है कि उत्तराखंड के लिए कितने, यूपी के लिए कितने, बिहार के लिए कितने, तो ये ब्रैकेट में लिखो चौथी अनुसूची के अनुसार, मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, चौथी अनुसूची के अनुसार लिखना है आपने, ठीक है। इतने हमारे हो सकते हैं। अब देखो ये राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो ये जो सदस्य होते हैं कहाँ से आते हैं, 4 सेक्टरों से आते हैं, याद रखना इसको। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से मिलके जो अलग अलग बैकग्राउंड, जैसे कोई लिटरेचर के फील्ड में आ गया, या कोई आपका सोशल वर्क के फील्ड में आ गया, कोई साइंस के फील्ड में आ गया, तो साहित्य, कला, विज्ञान और इसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कहाँ से अगर आपसे पूछता है तो लिख दो साहित्य, ये 4 जगह से चुनता है राष्ट्रपति, ठीक है। समाज सेवा, सोशल वर्क, या आपका विज्ञान, या आपका कला, इन 4 सेक्टर से। अब आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर को चुना गया था और ये माना गया था कि वो समाज सेवा की थी। अब वो आप जानते हैं समाज सेवा थी क्या थी, तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। कभी जैसे हेमा मालिनी वगैरह आती हैं, वो सब कला वगैरह सेक्टर से, वो इसी सेक्टर के तहत 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और कला। जबकि 238 मेंबर चौथी अनुसूची से चुने, मतलब जो है उसमें। अब देखिए वर्तमान में कितने हैं अगर पूछता है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं पूछेगा 250, लेकिन 250 है नहीं अभी, वर्तमान में है सिर्फ 245 मेंबर। तो वर्तमान में लिखो 245, ठीक है। 245 में 12 सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो लिखो 12 सदस्य राष्ट्रपति लिख देना, ये समझ जाओगे आप, अभी भी यही है, ठीक है। इसके अलावा 229 जो मेंबर आते हैं वो अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, तो इसमें लिखो 229 स्टेट से, एस लिख दो। और जबकि 4 सदस्य चुन के आते हैं यूटी से, यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र से। तो क्वेश्चन देखना, वर्तमान में लोकसभा की कितने सदस्य हैं 245, लोकसभा की कुल कितने सदस्य हो सकते हैं 250, वर्तमान में राज्यसभा राज्यों से कितने चुन के आते हैं 229, और राज्यों से टोटल कितने चुन के आ सकते हैं 238 राज्य संघ राज्य क्षेत्र से, और 4 सदस्य कहां से चुन के आते हैं, हमारे यूटी से चुन के आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि इस प्रकार से हमारे राज्यसभा का स्ट्रक्चर बनता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, जो 229 जो स्टेट से चुन के आए हैं, 229 जो स्टेट से चुन के आते हैं, ठीक है। ये कैसे इनका चुनाव होता है, जो आप लोग विधायकों को चुनते हैं, विधायक चुन के भेजे जाते हैं ना, विधानसभाओं में चुन के भेजे जाते हैं विधायक, वो इन लोगों का चुनाव करते हैं हर राज्य में अलग अलग। जैसे यूपी के विधायक उसका करेंगे अपने यूपी के सीटों का, उत्तराखंड के विधायक उत्तराखंड के चुनेंगे, और बिहार के बिहार, सब जगह। तो इसको लिखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। निर्वाचित बोला मैंने, ठीक है, सब नहीं, विधानसभा जो स्टेट में होती है निर्वाचित सदस्य द्वारा इनका चुनाव, निर्वाचित के नीचे हाईलाइट करना, सदस्य द्वारा इनका चुनाव होता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, और चुनाव की तरीका क्या होगा, वही जो राष्ट्रपति में होता है। तो कैसे लिखोगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणी, जो मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था वही तरीका है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ठीक है। इस प्रकार से चुने जाते हैं। जबकि जो यूटी से हैं वो 4 सदस्य जो चुने जाते हैं वो संसद तय करेगी कि उनको कैसे चुना जाना है, ठीक है। हालांकि चुनाव ही होता है, 4 सदस्य जो यूटी है ये संसद द्वारा तय होता है, लिखो संसद द्वारा तय होता है। इस प्रकार से हम लोग इनको भेजते हैं। ये राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार वाला बिहार के राज्य का करेगा, झारखंड वाला झारखंड का करेगा, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड का करेगा। तो नोट करके लिखो, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट बताता हूं आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे ज्यादा यूपी मतलब राज्यसभा की सीटें हैं, तो वर्तमान में सदस्य लिखो, यूपी से सर्वाधिक हैं 31, इसको नोट कर लेना। दूसरा महाराष्ट्र से है 19, महाराष्ट्र से लिख दो 19। ऐसी तीसरा आप लिखोगे कहां से, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु से है आपका 18 और वेस्ट बंगाल से हैं 16, बिहार से भी है 16। आपको सर्वाधिक याद रखना और सेकंड वाला याद रखना। ये था आपका टोटल राज्यसभा की संरचना। अगला हेडिंग आप लोगों को डालना है लोकसभा की संरचना। देखिए ये लोकसभा की संरचना, ठीक है, यानी लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। आपको समझना है,
जहां समझ नहीं आएगा, ये बंदा सामने खड़ा है आपको, आप मेहनत करते चलो, निरंतर बढ़ते चलो। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए अभी जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना, अभी एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, ये वास्तविक एक फैक्ट है। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे ना, जिस दिन मैं आपको कहूँगा आपका कंप्लीट हो गया कोर्स, उस दिन आपको ऐसा होगा कि अब कौन सी नौकरी करूँ। ये रियलिटी है, एक के बाद एक आपकी नौकरी निकलना तय है, एक के बाद एक जॉब आप निकालेंगे। क्योंकि आज तक आपने जो पढ़ा है ना, वो कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। आप क्या करते हैं, मौसमी छात्रों की तरह आपने पढ़ा। आपने क्या किया, जैसे अभी मैं वास्तविकता में मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ये स्वीकार करते हैं कि सर हम निरंतर नहीं पढ़ पाते, और ये आपके साथ होता ही होता। तो मैंने आपको क्या किया, मौसमी छात्र से हटते हुए आपको पढ़ाना शुरू करा दिया। यानी मौसमी छात्र उसको कहते हैं जो विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ता है, उसके बाद वो ठप रहता है, उसके बाद वो एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ता है। तो आपको इस प्रकार का छात्र बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको क्या करनी है, मेहनत करनी। अब देखिए लोकसभा की जो संरचना आती है, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का ये स्ट्रक्चर है। अब आता है आपका लोकसभा की स्ट्रक्चर की बात। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे। तो अधिकतम संख्या क्या है वो डिफरेंट चीज है, वर्तमान नंबर क्या है ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। हो सकना अलग चीज है, हो सकना क्या है जो संविधान ने हमें दिया है, लेकिन जो होते हैं रियलिटी अलग चीज है और होना अलग चीज है। देखिए 530 मेंबर हमने कहां से चुनने हैं, अभी स्टेट में अधिकतम सदस्य के ब्रैकेट में लिख लीजिए 552। ठीक है, 552 सदस्य आपके अधिकतम कहां हो सकते हैं, लोकसभा में हो सकते हैं 552। अब इसमें से देखिए आपको क्या करना है, हमारे संविधान ने कहा कि आप राज्यों को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे राज्यसभा से कहा, तो पब्लिक का रिप्रेजेंट कौन करेगा, यानी पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन करेगा आपके सदन में, तो संविधान ने कहा लोकसभा करेगी। क्योंकि होता क्या है, जब कोई कानून बनता है ना, 140 करोड़ की आबादी, 120 करोड़ की आबादी है, क्या ये पॉसिबल है कि हर कानून में जनता से राय ली जाए, क्या हर चीज में जनता का जनमत संग्रह कराया जाए, नहीं है। ये छोटे छोटे देशों में होता है जहां 2 लाख 3 लाख 5 लाख की जनसंख्या है। 140 करोड़ की आबादी में आपको सबसे हर मैटर पे आपको राय लेने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक से कहा आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो, आप अपने प्रतिनिधि भेजो जो आपकी ओर से कानून बनाने में सहभागिता करेंगे, यानी कानून निर्माण में आपका सहयोग देंगे। तो हमने क्या किया, 552 लोकसभा का मेंबर तय कर दिए, अधिकतम जो संविधान ने स्वीकृति दी, और ये कहा कि 530 मेंबर आपके स्टेट से चुने जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये स्टेट क्या बोलते रहते हो, स्टेट का तात्पर्य सीधे सीधे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड से है। और दूसरा जो आपका है अधिकतम स्वीकृति सदस्य जो है यूटी से आपके आते हैं 20, यानी यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वहां से बोला गया कि 20 मेंबर आपके यहां से आ जाएंगे। ठीक है, यानी 20 सदस्य अधिकतम यहां से आ सकते हैं यूटी से। ये स्वीकृत संख्या है, ये है नहीं, ये हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होंगे। जबकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत लिख दीजिए, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और ये 2 सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। ध्यान देना, एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब टोटल मिला के राज्यसभा में राष्ट्रपति ने 12 सदस्यों का क्या किया था, मनोनयन किया था, और लोकसभा में कितना किया, 2 सदस्यों का। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुन सकता है, आप लोग कितने बताएंगे, 12 सदस्यों को चुन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को चुनता है, आप बताएंगे 2 सदस्य। और टोटल अगर पूछता है कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तो संसद शब्द लगा तो 14 करोगे। क्यों, 12 सदस्य राज्यसभा में, 2 सदस्य लोकसभा में, दोनों को मिला के अगर आपका बनेगा तो वो 14 बनेगा। तो कितना बन जाएगा, टोटल 14 बनेगा। तो एंग्लो इंडियन, अब आप कहोगे सर सब चीज तो समझ आया, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई, बचपन से सुन रहे हैं एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन, आखिर होता क्या है। देखिए हम सब लोग ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, इंग्लैंड के, लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने यहाँ शासन किया। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश या यूरोपियों से क्या कर लिया, यूरोपियन जो लोग थे उनसे शादी वगैरह कर ली। ठीक है, तो यानी जो पुरुष था वो ब्रिटिश था और महिलाएं यहाँ की थी, तो उन्होंने विवाह कर लिया। जब उनके जो बच्चे हुए, यानी उनकी जो पीढ़ियाँ आई, वो भारत में ही रहने लगी और भारत में ही वर्क उन्होंने शुरू कर दिया। तो सरकारों को ये लगा कि यार उनका रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो हमारे देश के
भी अंश हैं या हिस्सा हैं, तो उसके लिए संविधान में प्रावधान कर दिया कि 2 मेंबर ऐसे होंगे जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आएंगे। यानी एंग्लो इंडियन का मतलब अभी इतना समझिए, जिसके पिता पुरुष मतलब जो होता है या पिता जो होता है वो ब्रिटिश या यूरोपियन होना चाहिए, या जिसका कोई पूर्वज पुरुष कहाँ का होगा, ब्रिटिश या यूरोपियन होना चाहिए, वो अपने आप में एंग्लो इंडियन होगा। तो ये वर्तमान स्ट्रक्चर, ये मतलब ये अधिकतम सदस्य का जो स्ट्रक्चर है ये है। लेकिन वर्तमान चीज इससे क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो लिखो वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है, देखिए यानी करंट पोजीशन क्या है। वर्तमान में स्ट्रक्चर अपने आप में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है वो है 545, यानी 545 सदस्य हमारे अधिकतम क्या है वर्तमान में स्वीकृत हैं, 545। इसमें से 530 मेंबर आपके स्टेट से, ये तो ठीक है। उसके अलावा 13 मेंबर आपके यूटी से जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, और 2 मेंबर हमारे एंग्लो इंडियन है। ठीक है, तो वो ये हमारा वर्तमान का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सदस्य हैं राज्यों से चुने जाते हैं, इनको कौन चुनेगा, इनको पब्लिक चुनेगी, जनता चुनेगी, आप लोग चुनेंगे, लेकिन सब नहीं। 18 प्लस उसकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। वो ऐसे लोगों को चुन सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो और उसको वोट मत देने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कीजिए। और लास्ट की 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, वो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इसमें आप लोगों को क्या देखना है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राज्यों में लोकसभा का सदस्य कैसे चुने जाएंगे, जो सांसद होंगे, सांसदों को आपको चुनना है। यानी लिखो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, जनता, लोकसभा सदस्य का चुनाव। जबकि राज्यसभा का हम नहीं करते। ठीक है, ये कौन करेगी, जनता करेगी, यानी पब्लिक करेगी। और जनता भी कौन होगी, जो 18 प्लस होगी, यानी 18 साल जिसकी उम्र होगी। और ये पहले क्या था, 21 ईयर था। बाद में क्या किया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किए गए, और उसमें जो चेंजेस का नंबर था वो 61 था, यानी 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 से लागू हुआ। उसके माध्यम से जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ब्रैकेट में लिखो, पहले यह 21 ईयर था, पहले यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, यह 21 था वर्ष, 21 वर्ष था, जो 61वें संविधान 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 1989 से क्या हो गया था। ये संविधान संशोधन बहुत पूछता है पेपर में, इसको इंपोर्टेंट कर देना कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। तो आप सीधे सीधे बता देना कि कौन सा था, 61 था, यानी 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और जो यूटी के सदस्य हैं, लोकसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों से था। ठीक है, राज्यों से कैसे चुने जाते हैं। अब जो यूटी से हैं वो कौन तय करता है, संसद तय करेगी, यानी यूटी से संसद तय करेगी। और संसद ने तय भी किया 1965 में, ये तय किया कि इनका चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जनता इसको वोट देगी। ठीक है, यानी यूटी से मेंबर जो चुने जाएंगे उसको संसद तय करेगी। और कैसे तय किया संसद ने, 1965 में बोला कि जनता ही इसको प्रत्यक्ष रूप से वोट देगी। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या था, लोकसभा की संरचना। अब 2 पॉइंट लास्ट से लिखा रहा हूं, इसको नोट कर देना आप लोग, और इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ठीक है, नोट। अब देखिए हर राज्य के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जितने भी हैं, हर राज्य से ये कहा गया कि आपके लिए इतनी सीटें लोकसभा में निर्धारित हैं। जैसे उत्तराखंड के लिए 5 सीटें हैं, यूपी के लिए कुछ होंगी, महाराष्ट्र के लिए कुछ होंगी, झारखंड के लिए कुछ होंगी। तो हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में। और वो जो सीटों का निर्धारण होगा वो किस आधार पर होगा, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर। ये प्रावधान किया गया कि हर पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनके लिए जो सीटों का निर्धारण होगा वो इस प्रकार से किया जाएगा कि एक सीट पे, यानी जो जनसंख्या होगी, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अगर उसको डिवाइड कर दोगे उस राज्य के नंबर ऑफ सीट से जो लोकसभा में भेजे जाते हैं, वो ऐसी कोशिश करेंगे कि लगभग समान आए। कहने का मतलब, अगर कहीं पे आपका किसी राज्य की जनसंख्या 1000 है और वहां पे अगर 10 सीटें हैं, कितनी सीटें, 10 सीटें, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100, मतलब ये 100 आ गया, 100 सीटें आ गई समझ लीजिए। ठीक है, यानी
टोटल जनसंख्या अगर आपकी 1000 है और वहां पे आपको 10 सीटें दी गई हैं, तो प्रत्येक 100 लोगों पे कितनी सीट होगी? एक सीट होगी। ये मान के चलोगे ना, इसका मतलब तो कोशिश की जाएगी कि हर राज्य में ऐसा हो कि प्रत्येक 100 सीट पे एक क्या हो, लोकसभा की सीट हो। यानी टोटल जनसंख्या को नंबर ऑफ सीट से डिवाइड अगर आप करोगे तो कोशिश ऐसी रहेगी कि हर राज्य में, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, उस नंबर ऑफ उसको डिवाइड करने के बाद जो आपकी मतलब एक सीट पे जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पे एक सीट आए, कोशिश की जाएगी हर राज्य में समान हो। यह प्रावधान किया गया और इस जनसंख्या का मतलब है 1971 की जनसंख्या से। ऐसा नहीं कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें दी और राज्यों ने एक पॉलिसी अपना दी, अब जनसंख्या वृद्धि करो। यानी ये पॉलिसी ला दी कि जनसंख्या एक परिवार में 4 बच्चे कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हमें अधिकतम सीटें क्या मिलेंगी लोकसभा में। तो संविधान निर्माता या सरकारें बहुत चालू थी, उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी जनसंख्या का निर्धारण 1971 के आधार पर फिक्स कर दिया। यानी 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, भले ही आप कितनी बढ़ा दो। तो ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए किया, और ये जो प्रावधान है 2026 तक लागू है। फिलहाल 2026 तक ये लागू होंगे कि ये ठीक है, एक चीज ये रखना है। दूसरा, हर राज्य में भी जो सीटें होंगी, जैसे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उसके लिए भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा प्रावधान हो कि एक इलाके में जितनी जनसंख्या है वो प्रत्येक इलाके में उतनी ही जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण कर दिया जाए। इस प्रकार के प्रावधान है, इतना आपको ध्यान नहीं देना। आपको ये सिर्फ याद रखना है कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण 2026 तक क्या रहेगा, जनसंख्या जो है अपरिवर्तित रहेगी और 1971 के आधार पर रहेगी। तो 1971 के आगे डैश करके लिखो, लोकसभा में सीट का निर्धारण हेतु 1971 की जनसंख्या के आंकड़े रखे गए हैं, जो 2026 तक रहेंगे, जो 2026 तक रहेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये था आपका लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, संसद की संरचना। और लास्ट चीज एंग्लो इंडियन वाला भी मेरे से कमेंट पे आप लोग जरूर करेंगे कि सर एंग्लो इंडियन हट गए, क्या हो गया। देखिए, एंग्लो इंडियन का आरक्षण सरकारें बढ़ाती हैं। 2010 में था, फिर 2020 जनवरी में उसका खत्म हो चुका है। तो अभी जो 2 एंग्लो इंडियन है, अब आगे शायद सरकार उसको मना कर रही है कि उनको रिजर्वेशन अब नहीं दिया जाएगा। अभी की जो इस टाइम जो लोकसभा चल रही है, जो भी नंबर है उस पे एंग्लो इंडियन है। नेक्स्ट टाइम होता है नहीं होता, ये देखने वाली बात है। तो आपका ये टॉपिक जो होता है, इसका स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। अच्छे से रिवाइज करना, अब आप किताब पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं रुकोगे। आज का होमवर्क आपको क्या करना है, लोकसभा में टॉप जो सीटें हैं यूपी किसकी हैं, यूपी की कितनी हैं और बंगाल की कितनी, 3-4 का देख लेना, जैसे मैंने राज्यसभा का बताया। बाकी पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ो, स्टार्टिंग से अभी तक जितना पढ़ा रखा उसको आपने रिवाइज करना है। फिर मिलता हूँ कल अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू। हेलो सर, प्रणाम सर। सर मैं टीवी जनपद से हूँ और सर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ सर, एज द रेड स्टडी विद योगेश का सर, जिनका सहयोग मुझे इस तरीके से मिला कि सर आज मेरा नॉलेज जीरो से जीनियस तक हो चुका है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर सर हम बेरोजगारों की जिस तरीके से आप मदद कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी रहेंगे आपके हमेशा ज़िंदगी भर सर। थैंक यू सो मच।